हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का डाउट नॉट क्लास 10 हिंदी मीडियम चैनल पर। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है? ठंडी कैसी है? बढ़िया है ना। चलो, तो जो भी बच्चे आज देर नहीं करेंगे, हमें क्लास को शुरुआत करना है बहुत बेहतर तरीके से। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम जो है आज ही है, राइट। तो हम जो है कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जिसकी प्रिपरेशन आप कर लोगे तो आपको जो है यहां से प्रश्न एकदम 100% मिलने वाला है। बस आपको जो है दिल थाम करके बैठना है, राइट। जो प्यारे बच्चे हमारी क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल पर नए हैं वो करेंगे क्या? इसको करेंगे सब्सक्राइब, क्लास को करेंगे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, जिससे एग्जाम से पहले वो एक बार देख ले और एग्जाम में जाकर के उनको भी इसका फायदा मिल पाए। चले क्लास को करते हैं स्टार्ट। बहुत अच्छा, चलो लाइक का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज बिना कहे आपको लाइक करना है, क्योंकि क्लास में हम कहीं भी नहीं करेंगे, क्लास को लाइक कर दो। और हमें उम्मीद है जब आप जो है पेपर दे करके आओगे उसके बाद जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के बताओगे कि सर जो पढ़ाए थे वही डिट्टो आया था, राइट। तो अपना फीडबैक जरूर आपको देना है क्लास के बाद, राइट। लेकिन क्लास से पहले हमें क्या करना है? तैयारी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला सवाल जो हम देखेंगे, हमें जो है पूरा पेपर यानी पूरे सिलेबस के रिगार्डिंग जो है हम इसको तैयार किए हैं। बहुत बेहतर पेपर है, लेकिन एक साथ एक प्रश्नों के साथ 2-3 बातें जो है हम लिखते चलेंगे। बस आपको जो है साथ में पढ़ते चलना है। उम्मीद लगा करके बैठे हो और आशा करके बैठे हो तो आपका उम्मीद, आपका आशा आज जो है जरूर उम्मीद आपका साकार होने वाला है। चलो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? पहला प्रश्न है, कोई पोल नहीं होगा, केवल आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है कि संविधान में भाषाओं को संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है। तो आपको सबसे पहले पढ़ लेना है 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषा है, कितनी भाषा है, तो कितनी भाषा की बात करेंगे तो 22 भाषा है। क्या इसमें हिंदी है? तो हिंदी समेत जो है 21 भाषा है। क्या हिंदी समेत 21 भाषा है, यानी 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है। तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी का है जिक्र नहीं है। तो यहां पर क्या है? हिंदी और प्लस 21 अन्य भाषा। इतनी बात यहां पर आप ऐसे जो है मैप बनाते चलो, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? तो हमारे संविधान में 3 तरह की अनुसूचियां, 3 तरह का जो है सूची बनाया गया है। कौन कौन सा? एक है संघ सूची, क्या संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अब हमें बताने में बिल्कुल परेशानी नहीं है, हम पूरा बता देंगे। लेकिन कुछ जानते ही हो कि संघ सूची पर जो है, संघ सूची के केयर टेकर कौन होती है? पूरे देश की सरकार यानी संघ सरकार होती है। राज्य सूची राज्यों की सरकार होती है। समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में जो है कन्फ्लिक्ट हो जाए, तनाव हो जाए, तो केवल केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार वाला तुरंत अपने आप जो है विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो संघ सूची के विषय कौन कौन से हो सकते हैं? तो भैया मुद्रा है, मुद्रा, विदेशी मामले, क्या विदेशी मामले, मुद्रा, विदेशी मामले, रक्षा, ये सब जो है किसके विषय हैं? ये सब संघ सूची के विषय हैं। लेकिन राज्यों की बात करें तो कृषि, व्यापार, सिंचाई, ये सब किसके विषय हैं? ये सब जो है आपके राज्यों के विषय हैं। और राज्यों का जो है प्रशासनिक व्यवस्था है ना, राज्यों की पुलिस भी राज्य सूची के अंतर्गत ही आते हैं। अगला समवर्ती सूची की बात करें, शिक्षा, गोद लेना, है ना, तलाक, ये सब जो है कहां के विषय हैं? ये सब समवर्ती सूची के विषय, ठीक है।
अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का वायलेंट करता है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये बात सही है। व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है। क्या बहुसंख्यकों का शासन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए। और अगला, कानून के समक्ष समानता। तो ये तीन बातें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हैं, लेकिन ये बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरियो, पेरिस या नई दिल्ली? तो सबसे पहला काम है हमें बहुत प्यार से लिख लेना। देखो इसमें देर नहीं करना, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, बहुत कम समय में ही हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भैया लाइक एंड शेयर वाला काम होना चाहिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, बिस्तर में देख रहे हो, सोते हुए देख रहे हो, जग जाओ और जो है लाइक एंड शेयर करो, दूसरे को जगाओ, है ना। चलो, रियो डी जेनेरियो ये है कहां? ये ब्राजील में है। क्या? ब्राजील का एक शहर है, यहीं पर जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। 1992 में यहां से जो है एक बात आई थी, सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास, इसके तहत जो है एक एजेंडा आया था, उसको कहा जाता है एजेंडा 21। एजेंडा 21। इतनी बात जो है अगर इसके रिगार्डिंग जानते रहोगे तो प्रश्न यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, कहीं से बन सकता है। आपका जो है सारा प्रश्न सही होने वाला है। रबी की फसल का बोने का समय जून जुलाई। भैया जून जुलाई खरीफ की फसल बोया जाता है। खरीफ की फसल किसकी? खरीफ की फसल। अक्टूबर दिसंबर में जो है रबी की फसल बोया जाता है। रबी की फसल बोया जाता है। अब बात यह आती है कि इससे संबंधित फसल कौन कौन से हैं। तो खरीफ की फसल में कौन आएगा? खरीफ की फसल में आपका आ जाएगा धान, मक्का, है ना, आदि, ज्वार बाजरा आदि आ जाएगा। रबी की फसल में आलू, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। ठीक है, मजा आया? मजा आया तो लाइक करने का यही तो फॉर्मूला है। मजा आया तो लाइक करो, शेयर करो, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? बोलो, लौह अयस्क धात्विक है। बिल्कुल सही कह रहे हो कि लौह अयस्क धात्विक खनिज है, क्योंकि यहां पर लौह नाम का जो है एक धातु होता है, उसकी मात्रा है लौह अयस्क, लेकिन अभ्रक नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है, चूना पत्थर नहीं है। तो धात्विक खनिज कौन है? केवल लौह अयस्क है। अगला, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा है? तो आप देखते हो कि भैया कृषि आधारित उद्योग केवल एक है, सूती कपड़ा उद्योग, जिसका जो कच्चा माल है वह है कपास, और कपास का जो उत्पादन होता है वो कहां से होता है? तो आप कहेंगे कृषि से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग जो है वो क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। लेकिन लौह, सीमेंट, ये सब क्या है? ये सब खनन आधारित उद्योग है, खनन पर आधारित है। सर जी कैसे? तो भैया सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या? बोलो कच्चा माल क्या है? तो आप कहें चूना पत्थर। तो चूना पत्थर क्या खेतों में उगाया जाता है क्या? अरे खनन से प्राप्त होता है। जब खनन से प्राप्त होता है तो यह उद्योग भी क्या है? ये खनन आधारित है। ठीक है, चलो अगला,
ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी, स्त्री धर्म, आमार जीवन या कथा सागर? बोलो कौन सा? ए बी सी डी। तो आप कहेंगे गुरुजी गुलामगिरी बहुत ही फेमस किताब है, जिनका जो है विमोचन, जिनका जो है जिसको ज्योतिबा फूले ने लिखा है ना, ज्योतिबा फूले ने लिखा। लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जिसको भी पूछा जाता, जैसे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी। किसने लिखा? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी। हाँ, और पत्रिका अगर पूछा जाए, केसरी पत्रिका, केसरी पत्रिका या मराठा पत्रिका? अगर दोनों को पूछ लिया जाए तो कौन है? ये तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन महात्मा गांधी से जुड़ी पत्रिका अगर पूछा जाए तो कौन सा है? बोलो, आपने देखा था यंग इटली, यंग यूरोप, तो गांधी जी ने पत्रिका एक निकाला था, उसका नाम था यंग इंडिया। और हरिजन, हरिजन, ये दो पत्रिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो यहां से या तो आएगा, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आएगा। अगर नहीं आया पत्रिका तो ये जरूर आएगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगला, किसी देश का विकास आधारित होता है क्या? प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है, औसत साक्षरता दर पर आधारित होता है, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर आधारित होता है? बोलो, किस पर आधारित होता है किसी देश का विकास? तो हम कहेंगे कि किसी देश का विकास आधारित होता है वो प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है, औसत साक्षरता दर पर आधारित होता है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर आधारित होता है ना? जो पैमाना हमारे जो है HDI में होता है, क्या HDI में होता है? तो आप कहेंगे HDI जो सूचकांक है, एक किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है? तो UNDP, UNDP इनको कहा जाता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी होता है? तो UNDP द्वारा जारी होता है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर जो है चर्चा होकर के उस रिपोर्ट में ये सब बातें होती हैं। अगला, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2000 में, 1995 में, 2005 में या 2010 में? कब जो है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था? देखो, इतनी बातें हम आपको बता दिए, कितना बेहतर से बता दिए, लेकिन आप हो कि मानते नहीं और अपने दोस्त को जानते नहीं। अगर मानते हो, अपने दोस्त को जानते हो, तो ये आखिरी मौका है अपनी दोस्ती को निभाने का और ये बताने का कि जब क्लास से बाहर निकले, परीक्षा हाल से बाहर निकले, स्कूल से बाहर निकले, तो आपको जरूर वो थैंक यू बोले कि यार अगर आप सुबह भेजे ना होते लिंक को ना, तो मेरा काम ना हो पाता। अब भेज दोगे तो आपको आकर के विश करेगा, थैंक यू यार, है ना? ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है। दोस्ती करना चाहते हो लेकिन दोस्ती में दरार है है ना? चलो, तो बढ़ते हैं हम लोग कहां कि मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो मनरेगा कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2005 में। 2005 में जब प्रारंभ हुआ था तो इसका नाम था नरेगा। क्या नाम था? नरेगा नाम था, नरेगा। क्या? नरेगा, है ना? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी एक्ट, है ना, क्या, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम था, लेकिन आगे चल करके इसका नाम बदल दिया गया। क्या, इसका नाम बदल दिया गया 2009 में, इसका नाम रख दिया गया क्या, महात्मा गांधी। क्यों रखा गया नाम, है ना, नरेगा, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि हर व्यक्ति को जो है काम मिले, कम से कम बुनियादी चीजों को पूरा करने के लिए उनको काम मिले। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये जो है एक तरीके का लाइफलाइन था, ठीक है, लाइफलाइन है भी। तो इनका नाम क्या रख दिया गया, मनरेगा। क्या, मनरेगा। कब इसका नाम पड़ा, तो 2009 में। पहले क्या नाम था इसका, नरेगा था। कब से शुरुआत हुआ, तो कार्यक्रम की शुरुआत तो 2005 से हुआ था, है ना, नाम केवल बदला गया था 2009 में। ठीक है, इतनी बात आपको याद करना। अभी देखो इस पर बहस भी चल रहा है, हो सकता है एग्जामिनर आपके दे दिए हो कि मनरेगा को बताओ। हाँ जी, राम जी नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो, अगर पूछ रहा है तो जुल्म जाती कर रहे हैं, ठीक है, अगर पूछ रहे हैं तो आपके साथ जुल्म जाती कर रहे हैं, ठीक है। और डिटेल में देखना है तो शाम की क्लास देख लो, ठीक है। उसमें से जो शाम वाली क्लास है, शाम वाली क्लास से तो बिल्कुल कुछ भी छूटने वाला है ही नहीं, है ना, सबको हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। आओ, तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, किससे था, तो आप जानते हो जर्मनी से था। देखो सारी बातें आज हम बता रहे हैं, अभी हम पूछ सकते थे, लेकिन क्या पूछने का टाइम है, नहीं, बताने का टाइम है। आज हम बताए रहेंगे, जब आप जाओगे स्कूलवा में पेपरवा मिलेगा तब खुशी होगी, अभी नहीं, अभी खुशी नहीं होगी। आओ, तो जर्मनी से संबंधित है ऑटो वन बिस्मार्क। तो बिस्मार्क क्या थे, ये थे जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किए, ठीक है। कौन सी नीति थी, नीति बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, है ना, नियत तो है, ये नियत है कि जर्मनी को एक करना है। तो नीति कौन सी थी, नीति थी रक्त एवं लौह की नीति। किसकी, रक्त एवं लौह की नीति। इसके नीति के तहत जो है जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका किसका रहा, ऑटो वन बिस्मार्क का रहा। ऑटो वन बिस्मार्क जो है किससे संबंधित है, तो ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी देश से संबंधित है। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे चले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही प्रश्न हो सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1760 में, 1770 में, 1789 में या 1795 में। तो बात तो सही है कि भैया 1789 में हुई थी। ये बात गुरुजी आप बहुत बार बताए हो, है ना भैया, आप बहुत बार बताए हो कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब यहां से पूछा जाएगा कि क्रांति के समय राजा कौन थे, राजा कौन थे, लुई 16वां। क्रांति के समय राजा कौन थे, लुई 16वां थे। अब बात यह है कि क्रांति के पहले ना, क्रांति से पहले फ्रांस कैसा राष्ट्र था। क्या, क्रांति से पहले फ्रांस निरंकुश से पहले फ्रांस में क्या था, निरंकुश या असीमित राजतंत्र था। ठीक है, और सुन लो,
14 जुलाई को क्यों याद किया जाता है? तो कहते हैं कि भैया 14 जुलाई एक ऐसी डेट है कि विश्व में राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा की अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति यहीं से हुई। कहां से? फ्रांस से हुई। और राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का कारण रहा फ्रांस की क्रांति, जब बास्तील का किला गिरा गया था। वो दिन कौन था? 14 जुलाई। और आज भी फ्रांस अपना जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाता। ठीक है, चलो अगला। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, उसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कि कहां पर आयोजित हुआ था? अमेरिका में। और यहां से दो संस्था बनाई गई थी। एक था विश्व बैंक और दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको कहा गया IMF। क्या? IMF, विश्व बैंक और IMF। तो बनाई कब गई? 1945 में। लेकिन आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो संस्था है काम कब प्रारंभ की, है ना? कार्यशील कब हुई? कार्य का प्रारंभ कब हुआ? तो कार्य का प्रारंभ 1947। ये बात जो है नोट कर लो, है ना, याद कर लो। पेपर में आएगा, कठिन प्रश्न बनेगा तो ये, नहीं तो यही दो संस्थान, इनको कहा जाता है जुड़वा संस्थान। क्या? जुड़वा, ट्विन इंस्टीट्यूट, जुड़वा संस्था। चलो अगला। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? पेड़ पौधे की बीमारी, एक जानवर, मवेशी या एक स्थान। तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट जो है एक बीमारी थी। क्या थी? एक बीमारी थी। एक बीमारी थी, बीमारी थी। इसको कहा था पशु प्लेग। क्या? पशु प्लेग भी कहा जाता है। पशु प्लेग के नाम से भी आ सकता है। क्या? पशु प्लेग के नाम से भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट एक जो है मवेशी प्लेग था, जिसके तहत जो है, जिस बीमारी के आने के बाद अफ्रीका में कई सारे मवेशी अपना जान गंवाए, और जो कि रीढ़ थी, किसकी रीढ़ थी? अफ्रीका के लोगों की आजीविका की, और जीविका का रीढ़ तबाह हो गया। उसके बाद अफ्रीका के लोग भी जो है मजबूर हुए किस पर? काम करने के लिए। ठीक है, अगला। आनंद मठ उपन्यास के लेखक, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? क्या बंकिम चंद्र चटर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, शरत चंद्र चटर्जी थे, या सुभाष चंद्र बोस? तो आनंद मठ एक उपन्यास है जिसके जो लेखक हैं, लेखक का नाम है बंकिम, इस पर भी बहुत चर्चा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी, या चट्टोपाध्याय भी हो सकता है। चट्टोपाध्याय या चटर्जी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी इसके लेखक है। और यहीं पर जो है हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, क्या राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम का जिक्र है।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जिक्र है कहां? आनंद मठ में। आनंद मठ में वंदे मातरम कहां पर जिक्र है? आनंद मठ में। कौन रचयिता है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखो हमारा ऑप्शन में वहां चला गया। बंकिम चंद्र चटर्जी को तो आप पढ़ लिए, है ना। अब बारी किसकी है? अब बारी है हमारा संविधान कब लागू हुआ था। बोलो, 15 अगस्त, 10 दिसंबर, 12 जनवरी या 26 जनवरी। तो आप देखोगे कि 15 अगस्त को भारत देश आजाद हुआ था, है ना। भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 26 जनवरी को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूपेण लागू हुआ था। कब हुआ था ये भी लिख लो यार, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ था। इसलिए इस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है। और आप देखोगे हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? बनकर तैयार कब हुआ था? तो कब? 26 नवंबर। 26 नवंबर। ठीक है। इसलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है। बोलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है ना? देखो एक साथ कई सारी बातें लिख दिए और दिवस में कई सारे आ सकते हैं। आपका पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व योग दिवस 21 जून, है ना। ऐसे बहुत सारे दिवस पूछे गए हैं, तो आपको याद करते हुए चलना। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है कि भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? कानपुर, बंगलुरु, अहमदाबाद या जो है आपका मुंबई। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात होगी तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की जो राजधानी है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसकी? बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। किसको? बंगलुरु को। लेकिन कानपुर को क्या कहा जाता है? कानपुर का उपनाम है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो गया तो दक्षिण भारत का कुछ होगा। तो दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर जो है
वो है कोयम्बटूर। कौन है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। अब भारत का तो हो गया उत्तर भारत, दक्षिण भारत, लेकिन भारत का कुछ होगा तो भारत का जो मैनचेस्टर है, या पूर्व का बोस्टन, या भारत का मैनचेस्टर जो है वो कौन सा है? तो दक्षिण भारत उत्तर भारत के साथ जो भारत का मैनचेस्टर है वो है अहमदाबाद। आपने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी सर है बेंगलुरु, लेकिन वस्त्र उद्योग का कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग का उद्योग की राजधानी मुंबई। इस बात को भी जो है साथ में नोट कर लो, ठीक है? सही है ना? बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, एक दो बार देख लेना, बस आपको पेपर जब मिलेगा कुछ ऐसे ही मिलेगा। ये वाला तो 100% है आएगा, अगर नहीं आया तो 90% चांस इनका है, 99% चांस इसका है और 95% चांस इसका है, ठीक है? चल, अब बात आई रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1918, 1919, 1920 या 1921? तो आप देखोगे रॉलेट एक्ट जो आया था वो आया था 1919। तो आपको पता है गांधी जी ने जो है इसके लिए रॉलेट सत्याग्रह चलाए थे, रॉलेट सत्याग्रह चलाए थे। डेट क्या निर्धारित थी? 6 अप्रैल 1919। गांधी जी को रोक लिया गया था, आने नहीं दिया गया था, ठीक है? फिर आप देखते हो इससे प्रभावित दो बातें, इसके विरोध में जो है विरोध कर रहे डॉक्टर सतपाल और किचलू को क्या गिरफ्तार कर लिया गया था, उदंडता हुआ था। उसके एवज में जो है पंजाब में मार्शल लॉ लग गया। पंजाब प्रांत की बात करेंगे, क्या? पंजाब प्रांत की बात करेंगे। पंजाब प्रांत में क्या लग गया? मार्शल। क्या था? अब सेना के हाथ में क्या था? सेना के हाथ में पूरी प्रशासनिक कमान किसके हाथ में? सेना के हाथ में आ गया था ना, मार्शल लॉ लग गया, ठीक है? मार्शल लॉ लग गया। अब बताओ देश के जो गरीब कमजोर है ना, उनको नहीं पता था इसके बारे में, और एक डेट था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जो है एक दिन था, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार था। वो त्योहार था बैसाखी का। बैसाखी का त्योहार था, और बैसाखी के त्योहार को एंजॉय करने के लिए सभी किस बाग में मेला लगा था? जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में मेला देखने गए थे, ठीक है? और कुछ लोग जो है इसके प्रोटेस्ट भी कर रहे थे यहीं पे, तो कहीं पर कुछ बात होती रहती तो लोग देखने चले जाते। वहां पर देखते गए भीड़ जमा हो गई। किसी ने जनरल डायर को बता दिया कि साहब वहां पर बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, अब मार्शल लॉ लगा है। उसके तहत जो है जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया। क्या? जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। और हजारों लोग जो है मारे गए, जख्मी हुए, ठीक है? तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर। अब बात आएगी कि ये बाग जो है कहां पर है? ये है अमृतसर में। कहां? अमृतसर में, जो कि पंजाब प्रांत में है, ठीक है? इतनी बात जो है आपको याद करना है कि 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था।
रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया था, 6 अप्रैल को डेट निर्धारित हुआ था। ठीक है, अब इसके विरोध में जो है विरोध हो रहा था, पंजाब प्रांत की एक घटना है, उसकी कहानी हमने आपको बता दिया। अगला, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या पाइपलाइन। तो यहां से जो प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है, तो आप देखोगे प्रमुखता के साथ जो देखेंगे वो है सड़क परिवहन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक किस मार्ग से होता है? अब एक बात बताओ, जिसके 3 तरफ सागर हैं, व्यापार किससे होगा? तो व्यापार सर्वाधिक किससे होता है? समुद्री मार्ग से। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चले। देखो आज जो है आप लोग हमें दिखाई दे रहे हो, है ना, लेकिन जो भी प्यारे बच्चे, जो भी छात्र हमारे प्यारे प्यारे देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर जो है नए हैं, डाउटनट क्लास 10 हिंदी मीडियम चैनल पर नए हैं, तो भैया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और साथ ही साथ जल्दी से जो है इस क्लास को लाइक करके और जल्दी से शेयर भी करना, ये आपका काम है। जल्दी से कर लोगे तो आपके दोस्त जो है दुश्मनी नहीं करेंगे, आपके जो है और नजदीक आएंगे कि ये जो है दोस्त हमारा जो है एग्जाम के टाइम पर मेरा साथ दिया था। और दोस्त समय पर साथ दें वही जो है दोस्त होते हैं। तो दोस्ती निभाओ, शेयर करते रहो, और लाइक इतना कम है, लाइक भी करते रहो। अगला प्रश्न कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक या चतुर्थक? तो आप देखोगे कि हमारे जो है आर्थिक क्षेत्रक प्रकृति के आधार पर, क्या? प्रकृति के आधार, कार्य के प्रकृति के आधार पर, कार्य के प्रकृति के आधार पर 3 क्षेत्रक में है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक जो है क्षेत्र किससे जुड़ा है? कृषि से जुड़ा है, कृषि, पशुपालन इत्यादि से। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। सर जी काई मछली पालन से जुड़ा है, हमने बोल दिया पशुपालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन सब इसी में आएंगे। ठीक है, द्वितीयक का जो है इसमें बनाने का काम होता है, विनिर्माण का कार्य होता है। अब कोई भी बनाने का काम किसी कारखाना में होता है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्रक में सेवा भाव है, कुछ बनाया नहीं जाता, केवल पहुंचाया जाता है, जैसे परिवहन है, टीचिंग है, क्या हमको कुछ आपको कुछ दे रहे हैं? नहीं, केवल मुंह से बोल रहे हैं, बस आप सुन रहे हो। ठीक है, ये तो है नहीं कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो 1 किलो गुड़ आपको दे दिए, या आप मुझे 2 किलो गुड़ दे दिए, है ना। तो कॉन्क्रीट में कुछ है, होता नहीं है, सब एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, फीलिंग किया जाता है। परिवहन यानी आए, बस आई, बस आपको बैठा ली और वहां तक पहुंचा दी, आप फील कर पा रहे जहां पर हम थे अब हम वहां पर हैं, लेकिन हो तो पृथ्वी पे ही। ठीक है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्रक कहा जाता है, सेवा क्षेत्रक। तो गुरु जी जो आप कर रहे हो, हमारो सेवा कर रहे हो, हाँ हम आपकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है,
तो औद्योगिक क्रियाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जहां पर बनाने का कार्य होता है। क्या? बनाने का कार्य होता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क्या 24 नवंबर को, 5 अप्रैल को, 24 दिसंबर को या 22 फरवरी को? तो उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण के लिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून बना। कौन सा कानून? कोपरा कानून। कब बना? 1986 में अधिनियम बना, जहां पर उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए। उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए। इस कारण जो है, इसको याद करने के लिए हम हर वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में इस डेट को 24 दिसंबर को मनाते हैं। अधिनियम कब बना था? 1946। क्या है अधिनियम? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? कोपरा कानून। बस यही था। अगर इतना प्रश्न तैयार करके जा रहे हो एमसीक्यू में, तो आपको जो है कोई पछाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ बात और आपको ध्यान में रखना है। क्या? कुछ बात ध्यान में रखना है। थोड़ा सा अगर आप टाइम दोगे तो कुछ बातें और बता देंगे, है ना। जैसे आपसे पूछा जाए इटली का एकीकरण, ठीक है, उससे अगर ना आए तो यहां से जरूर आएगा। कौन कौन संबंधित है? तो आप देखते हो मेत्सनी, काबूर और इमैनुअल द्वितीय, और साथ में जो है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी का पेशा क्या था? पेशा क्या था? दिख रहा है, नाविक। ठीक है, एक इसको भी नोट कर लो। ठीक है, इटली के एकीकरण से है। हाँ, इटली के एकीकरण से। दूसरा देखेंगे कि गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन, चलाया गया आंदोलन। भाई यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। जो बन सकते हैं, क्या हम छोड़ेंगे? नहीं, हमने टारगेट लिया जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं डर को, तब तक छोड़ेंगे नहीं। सत्याग्रह कहां पर हुआ था? चंपारण, बिहार। क्या? चंपारण जिला, बिहार। चंपारण जिला, बिहार। कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। क्या हुआ था? नील की खेती। कौन प्रणाली थी? 3 कठिया प्रणाली। क्या? 3 कठिया प्रणाली। बस इतनी बात। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली। अगला सत्याग्रह बहुत बढ़िया है, खेड़ा, 1917। खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात। अगला अहमदाबाद, अहमदाबाद मील हड़ताल। कहां पर? गुजरात। का समझौता हुआ था?
35% वाला ना। और बहुत प्रमुख जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब? 1 जनवरी 1921। स्थगित कब हुआ था? स्थगित कब हुआ था? फरवरी 1922। घटना क्या थी? चौरी चौरा की घटना, जहां पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखेंगे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक होती है। हमने आपको बता दिया था, जहां पर जो है कानून बना, नमक कानून को तोड़े थे गांधी जी। कहां पर? दांडी के तट पर। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। बस इतनी बात, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एग्जाम के दूसरे पैटर्न पर, क्योंकि बच्चों के जो है कमेंट आना स्टार्ट, सर का MCQ ही आएगा, है ना, पेपर में डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, तो उसके भी चुनिंदा प्रश्न लेकर के आए हैं, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, हर दर्द की दवा हम लेकर के आए हैं आपके, ठीक है। प्रश्न अगर आएगा थोड़ा सा, कुछ प्रश्न हम कल के शाम की क्लास में लेकर के आए थे, अब जो है कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं कि भैया ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य को बताओ, या तो साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य को बताओ। तो साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य कई बार हम आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का समझौता कारण क्या था? पहले 1944 में ब्रेटन वुड्स में 44 देशों के सम्मेलन में इस प्रणाली को तैयार किया गया था। इस सम्मेलन का मकसद था अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना तथा मुद्रा विनिमय दरों को निर्धारित करना, स्थिर करना, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण तथा विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। यह एक अग्रणी विकास संस्थान है जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने, सतत विकास को बढ़ावा देने तथा ऋण की गारंटी, जोखिम प्रबंधन उत्पादों तथा विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाओं को जो है यहां पर देना, सलाहकार भी देना। क्योंकि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कर्ज दिया था बतौर कर्जदाता, लेकिन खतरा हो गया था। उनका हम डायरेक्ट कर्ज नहीं देंगे, हम 2 संस्था बना देते हैं कि आपको कर्ज लेना है तो विश्व बैंक है, लो कर्ज, यहां से कर्ज लेना पड़ेगा। और सबकी विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना दिया। क्या? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बना दिया गया, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जैसा कि हमने आपको बना करके डायग्राम बता ही दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न चलते हैं। ये बहुत ही हाई वेटेज वाला प्रश्न है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की पुष्टि करो, या तो सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या आशा है इसको बता दो, है ना। चलो भैया, सत्ता की साझेदारी वेटेज है, हाई वेटेज वाला। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, ठीक है। यह सामाजिक टकराव हिंसा तथा राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता के लिए बेहतर है। अगर नहीं दोगे तो ये राजनीतिक सत्ता जो है अस्थिर हो जाएगी, जगह जगह पर आंदोलन होंगे, जगह जगह पर प्रोटेस्ट होगा। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक अन्य बात कही जा सकती है कि यह बात कहीं अधिक गहरी है।
क्या है कि सत्ता की साझेदारी एक नैतिकता भरा है कि अगर एक देश के सभी नागरिक समान हैं तो भैया उनको समानता का अधिकार जो हमारे संवैधानिक पक्ष हैं उसको कायम रखना चाहिए, राइट। चले, सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को विभक्त किया जाए, बांट दिया जाए, यानी जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति ना ले, उस जिम्मेदारी को सबके साथ साझा किया जाए, ठीक है। ये जो है इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए हर व्यक्ति की साझेदारी, हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होगा। जब जब सब व्यक्ति जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, उतने लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। अगला है कि वाणिज्यिक कृषि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बता दो। तो वाणिज्यिक कृषि बहुत बार पूछा गया है। कृषि से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों को बड़े पैमाने पर उपयोग करना ही वाणिज्यिक कृषि है। तो वाणिज्यिक कृषि जगह जगह पर बदलता रहता है। वाणिज्यिक कृषि जगह जगह पर बदलता रहता है। जैसे अगर आप देखोगे कि वाणिज्यिक कृषि की बात करें पंजाब हरियाणा में, तो चावल गेहूं वाणिज्यिक कृषि है, केवल बेचने के लिए आता है। गन्ना उत्तर प्रदेश में है, बेचने के लिए सब रोपते हैं, है ना। तो हर जगह पर जो है वाणिज्यिक कृषि अलग अलग है। ये नहीं कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का जो है केवल भारत का एक ही वाणिज्यिक कृषि में ये फसल है, नहीं, हर क्षेत्र में अलग अलग है। जहां पर जिसका उत्पादन ज्यादा होगा वहां पर अधिक अत्याधुनिक तरीकों से जो है उत्पादन किया जाता है। बोलो, ठीक है। चलो, इस प्रकार कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से विस्तृत भूमि पर उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि का वाणिज्यिकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिंचाई और सुविधा, जलवायु आदि के आधार पर भिन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने आपको बताया हरियाणा पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, परंतु ओडिशा में यह जीविका फसल है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अगर चावल का हम बोले कि धान की खेती, धान का फसल वाणिज्यिक कृषि है तो पूरे भारत के लिए वाणिज्यिक कृषि है, नहीं। कहीं कहीं पर चावल की खेती केवल जीविकोपार्जन के लिए होता है, वहां पर जो है बेचने के उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन रीजन, जलवायु, सुविधा के अनुसार जो है हर क्षेत्र में फसलें अलग अलग तरीके से होती हैं। कहीं पर वो फसलें जीविकोपार्जन के लिए होती हैं तो कहीं कहीं जो है वो वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक फसल भी हो सकती है, ठीक है। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर बल दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर अच्छा प्रश्न बनता है तो इसका जिक्र जरूर होगा, ठीक है, इसका जिक्र जरूर होगा, इसलिए हम इसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1960 के दशक के पश्चात सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध तथा अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों तथा सरकार दोनों पर दबाव डालने में सक्षम रहा। यानी उपभोक्ता का शोषण हो रहा है, ये बातें चारों तरफ फैलने लगी, सरकार भी घबराने लगी। तो सरकार, भारत सरकार द्वारा कानून बनाया गया, उसको बात करेंगे। इस संबंध में 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कानून बना, ठीक है। यह अधिनियम उपभोक्ता अंतरराष्ट्रीय संगठन गठन के बाद लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संसद के एक अधिनियम है जो भारत सरकार में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह अधिनियमित है। यह उपभोक्ताओं के विवादों, उनसे जुड़े मामलों के निपटान के लिए उपभोक्ता परिषदों तथा अन्य प्राधिकरणों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। यानी अगर उपभोक्ता संरक्षण की बात आए, इसका जो है आप जरूर माइंड मैप बना लो। उपभोक्ता संरक्षण, तो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कानून कौन सा है, अधिनियम कौन सा है, कानून कौन सा है, उपभोक्ता संरक्षण
अधिनियम, अधिनियम कभी कभी अंग्रेजी बीड़दे में भी आ सकता है कि भैया अंग्रेजी को ही हिंदी में लिख दिया जाता है, ठीक है। कोपरा कानून को ही क्या कह दिया जाता है, हिंदी में लिख दिया जाता है, कोपरा कानून। सब कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ये कौन सा कानून है। तो कानून कब आया, 1986 साल की बात आएगी तो 1986, और एक जो है डेट है 24 दिसंबर, इससे जुड़ा, इसको जरूर जो है आपको नोट करना है। इस दिन जो है क्या हम मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपना प्रश्न वर्णात्मक, जिसको जो है आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। कितने, 150 शब्दों में लिखना है। देखो यहां से प्रश्न आप देख लेंगे, शाम वाली क्लास नहीं देखे हो तो एक बार जो है 2x पे करके देख लेना, मजा आ जाएगा आपको। हाँ चले, प्रिंट के कारण सामाजिक धार्मिक सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे, उदाहरण देकर के कथन की पुष्टि करो। या मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। अब इसको पहला प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन से भारतीय समाज में वाद विवाद तर्क वितर्क के साथ समाज का बदलता स्वरूप देखने को मिला, जिसे निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। पहला कि वैचारिक विभिन्नता, मुद्रण के विकास में विभिन्न प्रकार के तर्कों का उदय हुआ। जब चीजें जो ओरल में मौखिक में लोग सुनते थे, जब उसका लिखित जो है उनको मिलने लगा मटेरियल, तो पढ़े समझे और सबके बीच में एक तर्क वितर्क करने का जो है माहौल बनने लगा कि भैया ये क्या है, सही है, क्या गलत है, क्या सामाजिक दृष्टि से सही है, क्या ये राजनीतिक दृष्टि से सही है, क्या ये धार्मिक दृष्टि से सही है, गलत है। तो लोग एक दूसरे से तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर दिए। समाज में व्याप्त परंपरागत रूढ़िवादी रीति रिवाज को लेकर के मतभेद भी प्रारंभ हुआ। जैसे सती प्रथा है, सती प्रथा का बाद जब चारों तरफ, क्या सती प्रथा तो चल ही रहा था, बाल विवाह चल ही रहा था, लेकिन जब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात होने लगी तो लोग उस पर फोकस किए कि नहीं भाई सती प्रथा ठीक नहीं, ये हमारे समाज के जो है प्रतिष्ठा का सवाल है, ये हमारे समाज की रीति नहीं है, एक कुरीति है, इसको जो है बहिष्कार करना है, इसको हटाना चाहिए, ठीक है। तो लोग जो है उसके पक्ष और विपक्ष की बात करने लगे थे। इससे धार्मिक विचारों का उदय हुआ, जिससे कुछ औपनिवेशिक समाज में बदलते बदलावों का विरोध कर रहे थे, कुछ समाज सुधारकों के तर्कों का विरोध करते थे। इस प्रकार वैचारिक विभिन्नता समाज में उत्पन्न हुई। विचारों का आकार मुद्रित पुस्तकों, अखबारों, पत्रिकाओं ने वाद विवाद की प्रकृति को बदल डाला। लोगों में तार्किक क्षमता का विकास हुआ, है ना, लोग तर्क करने लगे, हाँ ये गलत बात है, ये गलत बात है, जो आप शेयर नहीं कर रहे हो ना, ये गलत बात है, नहीं करोगे तो फिर यहीं पे स्टॉप कर देंगे बात को। हाँ ठीक है, आओ अभी मैप का भी देखना है। मैप के बहुत बेस्ट तरीका लेकर के आए। जन समुदाय के विवादों में हिस्सा लेने लगे थे तथा अपनी राय को प्रस्तुत करने लगे। इससे नवीन विचारों का उदय हुआ तथा कम पढ़े लिखे और निरक्षर लोग भी जो है उनको गाथाओं को गा करके सुनाया जाने लगा, जिससे जन समुदाय में बड़ा भाग जागरूक होने लगा। जैसे आप देखते हो बहुत सारे गाना है, क्रिस का गाना सुनेगा, ये पेपर में नहीं आएगा, क्रिस का गाना सुनेगा, है ना। तो लोगों को जो समझ नहीं पा रहे हैं उनको बता दो, जो किताब पढ़ते नहीं है उनको गाना सुना दो, समझ जाते हैं, हाँ माहौल ठीक ठाक है ना। आओ, समाज सुधार मुद्रण से ही सामाजिक विचारकों सुधारकों के विचारों का प्रचार हुआ। इससे प्रभावित विचार से समाज में बदलाव हेतु आवाज बुलंद हुई।
जैसे सती प्रथा हुआ, विधवा पुनर्विवाह है, नारी शिक्षा है, एकेश्वरवाद है, ये सब की चर्चा जो है शुरू हो गया। गरीब मजदूरों तथा कारीगरों की दशा पर भी विचार व्यक्त होने लगे। इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हुई कि हमारे देश में भी एकता और राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, जिसका मुद्रण अखबारों में, पत्रिकाओं तथा दृश्य चित्रों से हमने उसका प्रचार प्रसार किया और यही जो है लोगों का पहचान बन गई। उसमें एकता की भावना का उदय हुआ। औपनिवेशिक शासन की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद होने से लोगों में राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। तो ये सब मुद्रण की जो है परिणाम है। ठीक है, आज भी जो चीजें हम देखते हैं, जो समझ पाते हैं, जिस पर तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो एविडेंस के रूप में हमें लिखित साक्ष्य मिलता है। जैसे आप बोलो, टीचर बोले कि भैया आप पढ़े हो, घर पर पढ़े हो, हाँ पढ़े, बोला बताओ एविडेंस क्या है। तो अगर लिखे होते तो भैया 17-20 पेज जो है सामने फेंक देते, लो देखो सर कितना पेज लिखे हैं, कहते हाँ यार ये पढ़ा, लेकिन ये तो मन में पढ़ते। ठीक है, हाँ अगला, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार वैध सरकार का गठन करता है, या भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हो। तो हम पढ़ेंगे क्या, भारत में विकेंद्रीकरण। ठीक है, चलो, भारत में विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कार्यों, शक्तियों तथा चीजों का केंद्रीकरण, यानी केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया। जैसे भारत विशाल देश है, यहाँ पर शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा इसे अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का गठन हुआ। जब केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों में सत्ता का अनुपातिक रूप से विभाजन कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी हमारा देश बहुत बड़ा है, तो हम अपने देश की शासन व्यवस्था को, अपनी जिम्मेदारियों को केवल केंद्रीय शक्तियों में, यानी केंद्रीय अधिकारियों के अंतर्गत नहीं रखते हैं कि भैया यही करेंगे। नहीं, हम जो है पूरे देश के लिए अलग सरकार है, उसकी अलग जिम्मेदारी होगी। उनकी कुछ शक्तियों को राज्यों के अलग जो है व्यवस्था है, उनकी जो है जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग उनको बांट दिए। और इससे निचले स्तर पर एक परिषद बनाया गया है, ग्राम पंचायत परिषद, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो कुछ शक्तियां उनको भी मिली है। इस तरीके से जो है हम लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए, भागीदार बनाने के लिए जो है हम 3 स्तरीय जो है प्रणाली को व्यवस्थित किए हैं। इसके पश्चात 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। 1992 में संविधान के 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। इसको जो है 11वीं अनुसूची में पंचायत के गठन, सदस्यों के चुनाव, कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता को लिखेंगे कि यह जो है एक दर्शन तथा एक संस्थागत तंत्र दोनों है, जो समुदायों, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक उद्देश्य के साथ परंपरागत केंद्रों से दूर दराज क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण करता है। जैसे अगर हम बोले कि हमारी बुनियादी जो जरूरत है, हमारी स्थानीय जो जरूरत है, उसको सर्वाधिक सबसे पहले कौन जो है पूरा करने में सक्षम होगा, क्या गांव का मुखिया, राज्य की सरकार या देश की सरकार। तो आप कहोगे, बिना झिझक के कहोगे कि सबसे पहला स्थानीय जो जरूरत है उसकी जो है भरपाई, या कह सकते हैं जो जरूरत है उस जरूरत पर कानून बनाना, उसको पूरा करना, मरम्मत कराने का काम कौन करेगा, सबसे पहले मुखिया कर सकता है। जैसे गांव का सड़क है, तो गांव की सड़क के लिए जो है सबसे नजदीक कौन है आपका, तो आपका ग्राम प्रधान, वो ज्यादा नजदीक है, तो वो सबसे पहले जो है आपसे जुड़ा हुआ है, आप उससे जुड़े हुए हो। तो ये पंचायती राज का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था जब आया तो उससे हम जो है अपनी जन भागीदारी को बढ़ाए हैं। कब, जब हम जो है अपनी कुछ शक्तियां जो केंद्र और राज्य का था किसको मिल गई, त्रिस्तरीय यानी तीसरे स्तर की जो सरकार थी पंचायती राज में, उनको मिल गई। तो वो जो है इस काम को बहुत ही आसानी से करने लगे।
लोकतंत्र का मतलब है जन भागीदारी को बढ़ाना, जन भागीदारी मजबूत हो रही, इसलिए जो है यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। यह अपने स्वयं के मामले को शासित करने के लिए स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास का निर्माण करता है। संविधान के द्वारा कानून बना करके इसे आगे बढ़ाया जाता है। इसके माध्यम स्थानीय स्तर पर केंद्रीय स्थानीय समस्याओं को समझकर उनका समाधान आसानी से किया जाता है। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने के कार्यों में तेजी आती है। साथ ही विकास के कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों की निगरानी में होगा। इससे पैसे का दुरुपयोग कम होगा। जैसे सड़क का निर्माण करना है, अब सड़क पर चलने वाला आपका ग्राम प्रधान है, पता चला कि भैया ये 2 करोड़ रुपया का बनेगा या 20 करोड़ का बनेगा, पता चल गया। अगर यहां पर मटेरियल ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो अगर प्रधान जी इतना खा रहे हो पूरा लगाओ, तो सबकी भागीदारी होती है यहां पर। इससे पैसे का, धनराशि का दुरुपयोग नहीं होता है। समझ में ये बात? अब बताओ, सड़क बनाने में, कोई निर्माण कार्य करने में सबकी भागीदारी हुई, सब इस पर चलेंगे और सब काम की निगरानी भी कर रहे हैं। कोई प्रत्यक्ष बोल देता है, कोई अप्रत्यक्ष बोल देता है, लेकिन निगरानी सब करते हैं। ऐसा नहीं कोई नहीं करता, सब करते हैं। प्रधान आपका का कर रहा है ना, ठीक है। चलो अगला है कि भारत में गेहूं की खेती का वर्णन करो, ठीक है। या तो भैया भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का जो है, इस जो पॉइंट वाइज है इसी पर बात करना है। तो भैया सबसे सस्ता गेहूं की खेती चल ही रहा है। हमने कहा गेहूं की खेती हो रहा है, गेहूं की खेती पूछा जा सकता है, तो गेहूं पे चलते हैं, ठीक है। तो गेहूं कैसा है? गेहूं समशीतोष्ण जलवायु की प्रमुख फसल है। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं हैं। पहला, तापमान कैसा होना चाहिए? गेहूं के उत्पादन के लिए 10 से लेकर के 25 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। इसके लिए स्वच्छ मौसम आवश्यक है। इसके लिए पाला, कोहरा, ओलावृष्टि, अति शुष्क पवनें बड़ी हानिकारक होती हैं। यानी जब जो है आप देखोगे गेहूं पर पाला का प्रभाव, कोहरा का प्रभाव, ओला का प्रभाव कुछ ज्यादा होता है। इसलिए जब जो है अभी धूप खिलना स्टार्ट हो गया है, अब देखना गेहूं की फसल कितना तेजी के साथ बढ़ेगी, ठीक है। वर्षा कितना चाहिए? गेहूं की कृषि हेतु 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा धीरे धीरे तथा नियमित होनी चाहिए। वर्षा के अभाव में सिंचाई की जा सकती है। अगर बरसात ठीक ठाक नहीं हो रहा है तो सिंचाई करके हम जो है क्या करेंगे, अपनी गेहूं की फसल का उत्पादन बेहतर कर सकते हैं। अगला, हल्की तथा दोमट बलुई मिट्टी इसकी खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। इसकी मिट्टी चूने तथा नाइट्रोजन के अंश गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होता है। अगर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है यूरिया का छिड़काव कर देंगे। क्या? यूरिया का छिड़काव कर देंगे ना। अब हम क्षेत्र की बात करेंगे। भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र उत्तर का विशाल मैदान अवस्थित प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पूर्व तथा पूर्वोत्तर बिहार, असम, पश्चिम बंगाल तथा प्रायद्वीपीय भागों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जो है गेहूं की फसल यहां पर उगाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक कहां पर उगाई जाती है ना? सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या? सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। क्या करता है? गेहूं का उत्पादन करता है सर्वाधिक, ठीक है। गेहूं गन्ना लिख लो, ठीक है। अगला अच्छा अभी गया, देखो उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहां कुल गेहूं का उत्पादन लगभग जो है कितना, 35.5% होता है। पंजाब में 25% गेहूं का उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो जो वहां पर हमें बताना था, है ना, बताए हैं, वहां पर लिखित लाए हैं, लेकिन हम भूल गए। अभी आया ना ट्रेंडिंग में कि आपका नए ब्लॉग में स्वागत है ना। कुछ देर बाद वो बच्चा भूल जाता है, कहा था नए ब्लॉग में स्वागत है, उसके बाद क्या है, नए ब्लॉग में स्वागत है ना। तो हम भूल गए थे कि ये भी लेके आए, ठीक है। हाँ,
हंसो नहीं, सही बात है, हम भी देखे उसको, बहुत मजा आया हमको। उदारीकरण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए? सर जी आप सीरियस नहीं, मेरा पेपर आज है, नए ब्लॉग में स्वागत है, काहे बता रहे हो? हैं? तो पहले सीरियस थे, सीरियस है तभी तो क्लास लेके आए आपके लिए। किसके लिए लेकर के? क्लास आपके लिए लेकर के आए। हाँ चलो अगला, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार होता है? उदाहरण देकर के बताओ। ठीक है, तो हम उदारीकरण पढ़ेंगे। क्या उदारीकरण? उपभोक्ता का जो शोषण होता है किस प्रकार से होता है, इस प्रश्न का जिक्र कल शाम को कर लिए। ठीक है, तो वहां पर जाकर के माहौल बना लेना। आओ, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। वर्ष 1991 से पूर्व भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, मूल नियंत्रण, आयात लाइसेंस, अनेक प्रतिबंधों को जो है लगा कर रखे थे। यानी इसके पहले हमारे पास क्या था? LPQ, लाइसेंस लेना अनिवार्य है, परमिट जरूरी है और कोटा निर्धारित था। ठीक है, इस प्रणाली के तहत जो है व्यवस्था चल रही थी, लेकिन ये सभी प्रतिबंध भारतीय उद्योगों के विकास में बाधा डाल रहे थे। वर्ष 1991 में इससे अवांछित नियंत्रणों के हटाने का निश्चय किया गया। क्यों निश्चय किया गया, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं, 1 मिनट टाइम लूंगा। देखो अभी तक क्या कर रहे थे, ये LPQ जो था ये हमारी जो बुनियादी स्थानीय जो जरूरत थी उसको पूरा कर रहा था। उत्पादन हमारी आवश्यकता के अनुरूप जब हो गया तो अब पता चला कि यार अब हमें जो है हमारे पास स्टॉक तो हो गए हैं, हम बेचे कहां? तो बेचने के लिए पता लगा कई सारे अवरोध हैं, है ना, देश दुनिया से जुड़ना है, हम सक्षम है अब। तो उन्होंने कहा यार बदल लेते हैं कानून, आ गया LPG। क्या आ गया? LPG आ गया, लाइसेंस बन जाएगा, ढील दी गई। ठीक है, उदारीकरण नीति आई। चलो, उदारीकरण नीति के अंतर्गत उद्योगों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करने, विस्तार करने की छूट दी गई। 3 उद्योगों के अतिरिक्त सभी उद्योगों को सभी प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। अब उत्पादक विदेशों से कच्चा माल, मशीनरी का आयात करने के लिए स्वतंत्र हो गए। अब भारतीय उद्योगों में विदेशी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होने लगा। यानी उदारीकरण का लाभ जो है भारत को मिला भी, हम देश दुनिया से जुड़े, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा जो है आप देखोगे उसकी कुछ हानियां हैं। हानियों का जिक्र हम क्लास में किए हैं, तो आप जो है वहां पर जा करके ठीक है कर लेना। अब हम लोग मानचित्र की बात करते हैं। किसका? मानचित्र की बात करते हैं। तो मानचित्र यूपी बोर्ड वाले प्यारे बच्चों के लिए जो है सबसे पहले मानचित्र को कहां कहां से तैयार करके चलना है। ठीक है, कहां कहां से प्रश्न आने की उम्मीद है मानचित्र का, उसको जो है तैयार करके चलना है। ठीक है, तो मानचित्र का पहले इतिहास की ही बात कर लेते हैं। देखो प्रश्न ले करके आए हैं, लेकिन क्या इस प्रश्न से काम चल जाएगा? तो सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। इतिहास से कहां कहां से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला जो है, पहला यही है कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन। तो यहां पर 2 प्रमुख अधिवेशन हैं। एक 1920 का कलकत्ता, ठीक है, एक विशेष अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन है 1920 का, दिसंबर 1920 का नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, 2 अधिवेशन ही है। तीसरा जो अधिवेशन पूछा जाता है 1927 का, ये कहां पर हुआ था? मद्रास,
खासियत क्या है, प्रथम बार पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव यहां पर आया था। क्या? प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहां पर आया था। ठीक है, अगला है लाहौर। अगला कौन सा है? अगला है 1929 लाहौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो जब यहां पर प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आया था तो महात्मा गांधी जी ने कहा, अरे भाई इतना जल्दबाजी का है, पहले डिमांड कर लेते हैं, है ना, इससे आंदोलन का एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगा। क्योंकि 28 तक तो गांधी जी कहां, वो तो रहेंगे नहीं। सलाह दे रहे हैं कि 28 में करना थोड़ा सा, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहां पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की निगरानी में कहा गया, ना 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 भैया, मुझे अब स्वराज नहीं चाहिए, अब मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उन्होंने आनंद फानंद में प्रस्ताव पारित करा लिया। हाँ, मोहम्मद अंसारी थे, हो गया। ठीक है, अब बात आएगी यहां पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। लक्ष्य निर्धारित किया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया। कहां पर? 1929 के अधिवेशन में। और प्रथम बार जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो लक्ष्य कहां पर निर्धारित हुआ था? लाहौर में। मद्रास में क्या हुआ था? प्रथम बार प्रस्ताव आया था पूर्ण स्वराज का। ठीक है, और हो सकता है जैसे 1919 का अमृतसर में हुआ था। ठीक है, वैसे नहीं पूछा जाएगा, इतने में उनका काम हो जाता है। ठीक है, हाँ, इतने में काम हो जाता है। अगला अब चौरी चौरा बिहार के गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। यहां से क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। ठीक है, अच्छा, शुरुआत कहां से हुआ था? कोलकाता से। शुरुआत कहां से? कोलकाता से। उत्तर प्रदेश में शुरुआत कहां से हुआ था? उत्तर प्रदेश में बहुत कठिन आएगा तो ये आ सकता है। शुरुआत कहां से हुआ था? कहां से? प्रयागराज। ठीक है, और चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, मिल हड़ताल, ये सब बता दिए। अब बात एक है दांडी यात्रा, इसको हम वहां पे नहीं बताए। क्या? दांडी यात्रा। प्रारंभ कहां से हुआ? साबरमती आश्रम। कब शुरू हुआ? डेट भी पूछ सकता है। कहां तक? दांडी। कब?
6 अप्रैल। डेट किलोमीटर नहीं बताएंगे, लेकिन यहां से 2 प्रश्न बनेगा। नमक कानून तोड़े, गांधी जी नमक कानून तोड़े, कहां से? दांडी में। कहां? नमक कानून तोड़े, दांडी में। और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कहां से होता है? दांडी के तट से। इतनी बात जो है दांडी की यात्रा। अब बात आई 2-3 बात और, कौन सी हो सकती है? कुछ जो है, जैसे स्वर्ण मंदिर कहां पर है? अमृतसर में है। आनंद भवन कहां है? अमृतसर में है? आनंद भवन प्रयागराज में है। खतरनाक बालक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात गांधी जी से संबंधित। गांधी जी का जन्म पूछ लिया गया था। बोलो कहां? पोरबंदर, गुजरात। और एक बात और पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चंद्रशेखर आजाद की शहादत अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में। कहां पर? कंपनी बाग प्रयागराज। ठीक है। और यहीं से जो है, चूंकि प्रयागराज लिखे है तो अपनी एक लाइन जोड़ लो। जवाहरलाल नेहरू जी का घर आनंद भवन, कहां है? प्रयागराज। ठीक है। इतनी बात जो है तैयार हो गया। अब चलो प्रश्न पे चलते हैं। कुछ प्रश्न से वहां से आ जाएगा। जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, तो बोलो कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था दिसंबर 1920 का अधिवेशन? कहां पर हुआ था? तो पहले का आंसर आपको जीता जागता नजर आ रहा है, नागपुर में है। और नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है वह जनपद बता दो जहां पर जलियांवाला बाग की घटना घटित थी। कहां घटी थी? तो आपने पढ़ा था कि जलियांवाला बाग की घटना अमृतसर प्रांत में घटी थी। कहां? अमृतसर, जो कि पंजाब में है। पंजाब में। ठीक है। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, वह स्थान कौन सा है? जहां पर नील की खेती करने वाले किसान आंदोलन किए थे और आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी किए थे, वह स्थान है चंपारण। क्या है? चंपारण। कहां पर है? बिहार में है। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह स्थान बताओ जहां पर सूती मिल मालिक जो है श्रमिकों को प्लेग बोनस नहीं दे रहे थे और श्रमिक जो है सत्याग्रह कर दिए, हड़ताल कर दिए। तो वह स्थान कहां है? अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद। और पांचवा बहुत सस्ता सवाल है कि जहां पर चौरी चौरा की घटना घटित थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश के प्रांत में घटित थी।
राइट, ठीक है। आओ उसको भी लिख लेते हैं। 5 नंबर में चौरी चौरा कहाँ? गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। बस यही दर्शा देना है। चलो एक दर्शाते हैं, एक एक पर दर्शा देते हैं। नागपुर, नागपुर कहां पर है? ये महाराष्ट्र, देखोगे यहां पर है नागपुर, ठीक है। 1 नंबर। 2 नंबर में अमृतसर, 3 नंबर में है चंपारण, ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, बिहार का है चंपारण, नेपाल से सटा हुआ, 3 नंबर। और 4 नंबर है अहमदाबाद। तो महाराष्ट्र के ऊपर जो है गुजरात है, गुजरात का अहमदाबाद के नंबर पर है? यह है 4 नंबर पर। 5 पर है गोरखपुर का चौरी चौरा, इधर जो है चंपारण और इकड़े है गोरखपुर, 5 नंबर। ये हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि कोलकाता का अधिवेशन, अगर पूछा जाता 1920 का सितंबर वाला अधिवेशन बताओ, तो कहां? कोलकाता। अगर 1927 का अधिवेशन बताता, 1927 का मद्रास ना, तो लिख देते। चलो आगे लिख ही देते हैं, पूछा नहीं गया है। ये है कोलकाता, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। ये है मद्रास। अब बताओ, इससे ज्यादा और कुछ है पूछने लायक? नहीं ना। अच्छा, प्रयागराज की बात करते तो यहां आ जाता, ठीक है। चलो चलते हैं। अब हम लोग कहां पर? हम लोग चलते हैं अब भूगोल वाले पर चलते हैं। किस पर चलेंगे? भूगोल वाले पर चलेंगे। कौन से पे? भूगोल वाले पे। अगर देखो आपसे सबसे पहले राजधानी पूछा जाता है, तो राजधानी आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। चलो पूछते हैं, बताओ, याद है ना? चलो, उत्तर प्रदेश की राजधानी बोलो। लखनऊ। क्या? लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी? इतनी देर? भोपाल। बिहार की राजधानी? नहीं, देर नहीं लगना चाहिए, फास्ट फास्ट आंसर करो। अभी तुरंत अभी पूछे, इससे पहले नहीं पूछे, उससे पहले केवल बताए हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम आपको प्रश्न बेहतर तरीके से करा दें, कि आप एग्जाम में जब जाओ तो बैठो तो लगे कि जो है हमने पढ़ करके बेहतर तरीके से जो है तैयार करके जो है एग्जाम हॉल में बैठे और उसका हर सवाल का माकूल जवाब देने के लिए सक्षम है। राइट? तो भैया बिहार की पटना, बिहार की पटना। राजस्थान की बताओ? जयपुर। हिमाचल प्रदेश की? शिमला। अच्छा एक बात बताओ, तेलंगाना का बता दो थोड़ा सा। हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का? अमरावती। ओडिशा का? उड़ीसा का बताओ? भुवनेश्वर। असम का? दिसपुर। ठीक है, इतना तो याद करके रखो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। आओ इधर आओ। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जैसा कि आपने बताया, तो पहला जो है कौन सा है? भोपाल है। पहला कौन सा है? भोपाल। दूसरा है, दूसरा उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी। तो देखो नदियों की संख्या तो आपको बहुत सारी याद करना है। उत्तर में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है? दक्षिण की तो कई बार हमने जिक्र कर लिया है, उत्तर भारत की कौन सी? तो सबसे बड़ी नदी तंत्र जो है वही देखते हैं, कौन सा है? गंगा हो, यमुना हो, है ना? तो गंगा लिख लो। अगला तीसरा सवाल किसका है? तीसरा सवाल है कि भारत के पश्चिमी तट का एक समुद्री पत्तन। क्या पश्चिमी तट की बात है? ये पूर्वी तट है, पश्चिमी तट। अभी शर्त कई सारे हैं,
कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, मारमा गोवा है ना, न्यू मंगलुरु है, उच्ची कोच्चि सब है। ठीक है, आओ तो तीसरा कौन सा है, यहां पर लिख देंगे कांडला बंदरगाह या मुंबई पत्तन। 4 नंबर पर देखेंगे तो 4 नंबर भारत का कोई एक कॉफी उत्पादक क्षेत्र, तो कॉफी उत्पादक क्षेत्र प्रमुखता के साथ जो है वो कौन सा है, वो है कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक है। 5वें नंबर पर जो है, 5वें नंबर पर भारत का नहीं, उत्तर भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगर दक्षिण भारत की बात करें, देखो तारापुर है, कल्पक्कम है, लेकिन उत्तर भारत की बात करेंगे तो मारो उत्तर प्रदेश में एक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नरोरा। क्या है, नरोरा परमाणु संयंत्र। परमाणु संयंत्र कहां पर है, बुलंदशहर, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। बस इसी को यहां पर मर्ज कर दो। लो, मध्य प्रदेश की राजधानी यह है मध्य प्रदेश, एक नंबर। 2 नंबर में गंगा नदी को दर्शाना है। लो भैया, यह है गंगा नदी। तीसरा कांडला बंदरगाह, तीसरा कांडला बंदरगाह। चौथा कर्नाटक। अब बताओ कर्नाटक कहाँ है, हाँ कहाँ है कर्नाटक, ये केरल हो, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये कर्नाटक। ठीक है, तो कोई मैप नहीं है। लो, कॉफी उत्पादक राज्य 4 नंबर में। और 5वां है नरोरा, 5वां बुलंदशहर नरोरा, ये 5 नंबर में। बोलो, हो गया ना। इसी तरीके से आपको जो है दर्शाना था। अब लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ बात है जो थोड़ा सा पढ़ के जाना। पहला लिख लो, बोल रहे हैं। पहला, भारत में मिट्टी के प्रकार और प्रयुक्त स्थान, प्रकार तथा प्रयुक्त स्थान। एक बार देखते हैं, ब्लैंक कई पेज हो तो लिख देते हैं, कहीं पर भी मिल जाए। लो आओ, पहला टॉपिक क्या है, उपयुक्त या प्रयुक्त, क्या प्रयुक्त क्षेत्र। काली मिट्टी कहां पाई जाती है, लाल मिट्टी कहां पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है, वन मृदा कहां पाया जाता है, रेगिस्तानी मृदा कहां पाया जाता है, ये बात आपको यहां पर लिखना है। पहला जलोढ़, जलोढ़, काली, पर्वती, लैटेराइट, मरुस्थली, ठीक है। दूसरा टॉपिक आता है वन जीव संसाधन में अलग अलग रिजर्व, अभयारण्य, क्या अभयारण्य है ना। दुधवा कहां है, बांधवगढ़ कहां है, सुंदरबन कहां है, ये सब बात आपको यहां पर करना। अगला जो टॉपिक आता है नदियां एवं बांध। सलाल बांध कहां है, भाखड़ा नांगल बांध कहां है, हीराकुंड बांध कहां है ना। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया, सतलुज नदी पर बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में है। हीराकुंड बांध परियोजना कहां पर है, महानदी पर है। कहां पर, ओडिशा में है।
तो इस तरीके से जो है आपको यहां पर तैयार करना। तीसरी बात आती है 1 2 3, 3 हो गया। 4 नंबर पर कृषि है। क्या है? कृषि है। कृषि में आपको बताना है कि अलग अलग गेहूं उत्पादक क्षेत्र कहां है, चावल, कपास, जूट, चाय एवं कॉफी, साथ में रबर सर्वाधिक कहां पर होता है? तो रबर सर्वाधिक होता कहां पर है? रबर सर्वाधिक केरल में होता है। ठीक है, यह बात करना है। आ जाता 5 पे आता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो खनिज में आपको जो है 4 चीजें जरूर याद करना है। पहला कोयला, दूसरा लौह अयस्क, तीसरा अभ्रक, चौथा बॉक्साइट, पांचवा तांबा। बस ठीक है। छठे पे जो है पेट्रोलियम तेल है ना। सर्वाधिक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। मुंबई हाई है ना। अंकलेश्वर किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। प्राचीन कहां पर तेल उत्पादक क्षेत्र है? असम है, डिगबोई है ना। चाय के लिए जो है प्रमुख स्थान कौन सा है? दार्जिलिंग है, असम है ना। ये अगली बात 6 नंबर की बात यहां पर बता देते हैं। 6 नंबर की बात यहां पर बता देते हैं। 6 पर है विनिर्माण। वस्त्र उद्योग, दूसरा लौह उद्योग, परमाणु संयंत्र, तापीय संयंत्र, विद्युत संयंत्र। और जो 7वां है आपका जीवन रेखा में आप देखेंगे समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह, दूसरा हवाई पत्तन, तीसरा है पाइपलाइन। पाइपलाइन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट कौन है? हजीरा, HVJ, हजीराबाद, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन। इसको ध्यान में देख करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रख करके आप तैयार करोगे तो आपको जो है भूगोल से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज आपका एग्जाम है। आप एग्जाम को बेहतर तरीके से जो है जाएं, दे करके आएं, मजा आएगा। और जो है डरना बिल्कुल नहीं। क्या डरना नहीं है? बिना डरे हुए आप बेहतर तरीके से पढ़ाई किए हो। जब बेहतर तरीके से पढ़ाई किए हो तो डर लग रहा है तो इसका मतलब है आपको मोटिवेट करने के लिए डर लग रहा है। तो हम जो है आज के एग्जाम के लिए आपको जो है विश करते हैं ऑल द बेस्ट, टेक केयर और बेहतर तरीके से पेपर दे करके आना और आ करके जरूर हमें कमेंट में आकर के फीडबैक देना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।